60 डे चैलेंज, अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करते हैं और मेरे दिए गए प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो आप मैथमेटिक्स में एसएससी या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको 60 डेज में 60 क्लासें देने वाला हूँ और 60 क्लासों के साथ में डेली उनकी प्रैक्टिस सीट विद आंसर की देने वाला हूँ। अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ करते हैं और डेली करते हैं तो इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ कि आपको 100% एग्जाम में सफलता मिलेगी और आपका मैथमेटिक्स में कंप्लीट स्कोर यानी कि 100% स्कोर होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं इस 60 डेज चैलेंज को किस प्रकार से हम करेंगे। पहले हमारी एक क्लास होगी, वो क्लास आप देखोगे, उसके साथ साथ में आपको उसी क्लास से या उसी टाइप वाइज के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं विद आंसर की, आपके साथ में उसके आंसर भी होंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। ये दोनों प्रकार के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा और मैथ से डर लगता है और कम समय में मैथ में पूरा स्कोर करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी, और जो ऑलरेडी मैथ पढ़ चुके हैं और चाहते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और प्रैक्टिस भी साथ के साथ चाहते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चन की, तो उन बच्चों के लिए भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स पढ़ने का भी एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। अगर उस तरीके के अकॉर्डिंग आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आसान तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो या इजी तरीके से उसको सीख सकते हो। लर्निंग प्रोसेस यही बोलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं। जैसे आपने क्या किया, टाइम एंड वर्क एक इजी टॉपिक बच्चों को लगता है या टीचर को भी एक्सप्लेन करना लगता है, तो वहां पे हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन आप ये बताओ, आपको रेशो प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेशो के रिलेशन नहीं पता है, किस तरीके से रेशो वर्क करता है, तो आप टाइम एंड वर्क को नहीं सीख पाओगे। आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार भी नहीं सीख पाओगे। जो आपकी कैपेसिटी है सीखने की, उसके अनुसार भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही होगी जो आप पहले से नहीं जानते हैं। ऐसा ही बहुत बच्चे क्या होते हैं, परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो परसेंटेज में भी यही प्रॉब्लम फेस होती है। तो मैं आपको एक वो डिटेल बताना चाहता हूं जिससे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ये अरिथमेटिक की सीक्वेंस है और इधर आपकी एडवांस मैथ की सीक्वेंस है। तो आप देख सकते हो, अरिथमेटिक के सीक्वेंस में सबसे पहले हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, और इसी में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी होता है, उसी को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप और मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन सबसे लास्ट में हमें पढ़ना होता है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम मिक्सचर एलिगेशन लगाना तो सीख जाते हैं, लेकिन हम इन सभी टॉपिक के बारे में नहीं जानते, तो फिर हमें ये नहीं पता चलता कहाँ एलिगेशन लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। हम सब क्वेश्चन में एलिगेशन ही ढूंढ रहे होते हैं, और हमने अगर एक क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने की कोशिश करी और हमारा क्वेश्चन टफ हो गया, तो भाई वो एक क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन रोक सकता है। उस बच्चे से पूछो उस एक नंबर की अहमियत जो 0.25 से सिलेक्शन लिए बिना रह गया एसएससी सीजीएल के मेंस में या किसी भी एग्जाम में। तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच के साथ में पढ़ना जरूरी है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके जो एडवांस मैथ है, उस एडवांस मैथ के टॉपिक है वो 1 बाय 1 है। आप इसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपका आज पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। अब इस रेशो एंड प्रपोर्शन में भी सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो रेशो की पढ़ेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे रेशो की, यानी कि अनुपात की बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा अनुपात। जो बच्चे हमारी इस क्लास को देख रहे हैं और चाहते हैं कि आपको ये जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन वाली, ये पीडीएफ आपको मिल जाए और आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाए विद आंसर की, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये वीडियो आपको ढूंढनी ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं। मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी मैथमेटिक्स, और साथ के साथ में मैंने गवर्नमेंट एग्जाम में सीपीओ में पहला अपना एग्जाम क्रैक किया था, जिसमें मैंने 2 साल जॉब भी की। उसके बाद में एफसीआई क्रैक किया, मेरा एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हुआ और मेरा एसएससी सीजीएल में भी सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, ये एग्जाम मैंने क्रैक किए। इनको एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ ज्यादा कोई 30 मार्क का नहीं चाहिए, एक बेसिक सी अप्रोच चाहिए और हमें एक अच्छी सी गाइडेंस चाहिए, जिसकी वजह से हम इन एग्जाम को पास कर सकते हैं। वो सारी चीजें मुझे मिली थी और मैं चाहता हूं वो सारी चीजें हर बच्चे को मिले।
तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, वो सोचेंगे कि बहुत आसान चीज़ें हैं। नहीं, बहुत आसान नहीं है। यही वो आसान चीज़ें हैं जो बड़ी-बड़ी चीज़ों को आसान बनाएगी। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, एक-एक स्टेप सीखना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये फर्स्ट क्लास हमारी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेशो प्रोपोर्शन में भी हम रेशो को पढ़ेंगे, यानी कि अनुपात को पढ़ेंगे। अच्छा, अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? अनुपात तुलना की सबसे छोटी इकाई होती है। द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशो। अब आप बोलोगे तुलना की सबसे छोटी इकाई कैसे? देखो, मैं बोलूंगा पहले तुलना कर रहे होंगे तो हम एक जैसी चीजों में कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला दो लोगों की हाइट की कंपैरिजन हो रही है। एक व्यक्ति ने अपनी हाइट फीट में बताई और एक व्यक्ति ने अपनी हाइट सेंटीमीटर में बताई। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे हाइट, यानी कि लंबाई की आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? दोनों की यूनिट सेम करोगे। दोनों की यूनिट सेम करने का मतलब है कि या तो दोनों को फीट में कन्वर्ट करोगे, तब कंपैरिजन होगी, या दोनों को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में। तो यानी कि हमें ये बात समझनी है, जब कंपैरिजन होगी तो समान इकाइयों में होगी, अलग अलग इकाई में नहीं होगी, या एक जैसी चीजों में होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी व्यक्ति की हाइट की तुलना दूसरे व्यक्ति के वेट से नहीं कर सकते। डन है बातें? यहां तक की बात समझ में? आप बोलोगे यहां से। अब मैं एक बार पहले बेसिक सी बात बताता हूं। मान लो हमारे पास दो लोग हैं, एक हमारे पास राम है और दूसरा मोहन है। अच्छा, राम जो है बेटा पर मंथ 50,000 कमाता है और जो मोहन है पर मंथ 60,000 कमाता है। तो आप देखोगे जब हम तुलना कर रहे होंगे, आपने ये बात सीखी होगी या देखी होगी कि हम इस 10,000 से इसको भाग देंगे और 10,000 से इसको भाग देंगे तो ये 5:6 आ जाएगा। यानी कि ये इनका अनुपात बन जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपैरिजन। ये अनुपात बनेगा किसका बेटा? ये बनेगा इनकी सैलरी का अनुपात। यानी कि कहा जा सकता है यदि राम की सैलरी 5 है तो मोहन की सैलरी 6 है। अब बहुत सारे बच्चों को ये हुआ, सर ये कटा कैसे? हमें ये भी जानना है कि ये कटा कैसे। तो इसको कटने का रीजन मैं बता दूं। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि क्लास है, जिस क्लास में कुछ लड़के हैं, बॉयज है, और बॉयज की संख्या 35 है। अच्छा, गर्ल्स भी है और गर्ल्स की संख्या आपकी 21 है। अब आपसे पूछ रहा है कोई कि लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात बता दो। तो मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ बेटा, वो इसका एक्चुअल एक्चुअल लॉजिक है, जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अप्रोच साथ के साथ हम सीखेंगे। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर किसी एक को दूसरे से भाग दे दे, हमने नंबर ऑफ बॉयज को, लड़कों की संख्या को लड़कियों की संख्या से डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 × 5 35 लिख सकता हूँ, और इसको 7 × 3 लिख सकता हूँ। हमने क्या किया? इसके फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए। जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमने एक बात नोट करी, सर ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है, ये 7 इस 7 को काट देगा, 7 7 को काट देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा 5/3। इस 5/3 को हम 5:3 लिख सकते हैं। यानी कि एक बात आपको समझ में आ गई कि रेशो भिन्न रूप भी हो सकता है और रेशो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, रेशो के साइन का उपयोग करके। डन है बातें? तो यहां से आप बोल सकते हो, सर अगर हम बॉयज और गर्ल्स के रेशो की बात करें तो बेटा ये हो जाएगा 5:3। 5:3। ठीक है बेटा, 5:3। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दो नंबर की बात करते हैं। एक नंबर है बेटा आपका ए, एक नंबर है मान लो ए 12.1। यस या नो, या 12.1 नहीं करते, 14.3। अच्छा बेटा, दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा नंबर है 6.9। ना बेटा, 6.9 नहीं करते, 6.5। तो आप इन दोनों नंबर का क्या बताओ? रेशो बताओ। इन दोनों नंबर का रेशो बताओ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम इनको दशमलव को हटाएंगे तो हम इसको बोलेंगे ये 143 है, ये 143 है, और ये कितना होगा? ये आपका 65 होगा। अब हम इनको डिवाइड करेंगे।
इसको बेटा 13 × 11 लिखा जा सकता है 143, और इसको लिखा जा सकता है 13 × 5। तो आप देखोगे 13 से 13 कैंसिल आउट हुआ, और ये बेटा 11/5। यानी कि आप बोल सकते हैं, दो तरीके से रेशो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं A/B, A/B 11/5, और दूसरा तरीका ये है कि आप A/B 11/5 लिख सकते हो। डन है बातें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं बेटा, जब 3 नंबर होंगे तो हम बटे की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर बटे की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम इस तरीके से, इस वाले पैटर्न से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 3 नंबर हमने लिए, एक नंबर लिया x, एक नंबर लिया y, और तीसरा नंबर लिया z। ठीक है बेटा, तीसरा नंबर लिया z। ये 24 है, ये बेटा 64 है, और ये 40 है। कितना है? 40। ये कितने नंबर है? 3 नंबर। अब देखो बेटा, इस 24 को आप 8 × 3 लिख पा रहे हो, हाँ है ना? इसको भी 8 × 8 लिख पा रहे हो, और इसको लिख पा रहे हो 8 × 5। अभी हमने क्या किया? हमने बस नंबर्स के फैक्टराइजेशन किया, और यहाँ पे जैसे ही मैं रेशो का साइन लगाऊंगा, जैसे ही मैं रेशो में इनको कन्वर्ट करने की बात करूंगा, तो जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा, वो सबसे बड़ा नंबर जो दो तीनों में उपस्थित है, 8, 8 और 8, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो इनका रेशो बनेगा, वो बनेगा 3:3:8:5। तो उम्मीद करता हूँ रेशो क्या है, रेशो को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन आपको सीट में मिलेंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम है। कुछ एग्जाम 2016, 17, 18 के भी है, कुछ 24 के और 25 के भी है। एग्जाम के ईयर्स बस मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आप ये मत सोचो कि ये पहले आया था अब नहीं आएगा। भाई आपने देखा होगा, अभी इक्विटी ने जो एग्जाम कराया, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड के आ गए जो 2016, 15, 14 इनमें पूछे जाते थे। और यकीन नहीं आता, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पीडीएफ खोल के देखना, मतलब जो सीटें मैंने डाल रखी वो खोल के देखना, उनमें ईयर देखना, उनमें 2016 के क्वेश्चन है, 17 के क्वेश्चन है, 18 के मेंस के क्वेश्चन है, 15 के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही इक्विटी पूछ रहा है बार बार। तो सारी चीजें आपको मिलेगी, कम समय में मिलेगी। हम यहाँ पे इक्विटी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे मैथमेटिक्स को सीखने की। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है, अच्छे से आता है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आप सारी चीजें कर सकते हो। डन है बातें। अब देखो, एक सिंपल सा नंबर है, ये रेशो है बेटा, ये दो नंबर नहीं है, फिलहाल इनके बीच में रेशो का साइन लगा है। बोल रहा है इनको सिंप्लीफाइड करो, सिंप्लीफाइड करो। सिंप्लीफाइड कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ये 343 और 147 को सिंप्लीफाइड करने की बात कर रहा है। क्या यहाँ कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को भाग दे दे? आप बोलोगे 7, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 × 49 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करूंगा, तो बेटा ये 20, आप बोलोगे हाँ सर 21 आएगा। ठीक है, ये आप एक बात सोचो, ये एक बात सोचो ध्यान से, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक साथ यहाँ पे भी है, तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो 49 × 3 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 49 × 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 49 से 49 कट गया, जो सिंप्लीफाइड रेशो आया वो आया 7:3। कितना है बेटा? 7:3। डन है बात है। तो यानी कि इसका जो सिंप्लीफाइड रेशो था वो 7:3 था। क्लियर है? अच्छा बेटा, एक बात और समझना, अब मैं आपको रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। पहले क्या बताता हूं? प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन साथ के साथ करते रहेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी, अच्छा मैं कहना चाहता हूं, रेशो में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी नंबर से प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर लो, तो रेशो का जो एक्चुअल मीनिंग होता है या एक्चुअल रिलेशन होता है वो नहीं बदलता है। जैसे आप देखो ध्यान से, मैंने बोला यहां पर A/B, A/B, A/B की वैल्यू क्या है बेटा? A/B की वैल्यू है 1/2। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, आप मुझे समझाओ।
सर अगर मैं इसको रेशो में समझ रहा हूँ तो ये रेशो में था, अगर A 1 है तो B उसका दुगना 2 है, ठीक है। अगर हम इस फ्रैक्शन को सोल्व करें, इस भिन्न को सोल्व करें तो भाग देने पर 0.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। और जैसे मैं प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 मान लो यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई की और यहाँ पे नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई की, तो ये क्या हो गया? 5/10 हो गया। तो सोचो पहली कंडीशन, यहाँ a का दुगना b है तो आप देखोगे a का 2 टाइम्स b है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करोगे तो बेटा ये 0.5 ही आएगा, 0.5 ही आएगा। यानी कि हम रेशो में किसी भी नंबर से, रेशो की प्रत्येक टर्म में किसी भी नंबर से अपनी सहूलियत के अनुसार अपने क्वेश्चन में रेशो को इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर हम 5 से डिवाइड कर दे वापस 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? वापस 1/2 आ जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है बातें? यस? आप बोलोगे हाँ सर। चलो ध्यान से बात समझना, इतनी सी बातें क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन में। देखो अब रेशो को सिंप्लीफाइड करना है, रेशो को सरल बनाना है। आपके सामने एक रेशो दिया है 5/7 रेशो 8/11, इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो इसके बेटा दो तरीके हैं। पहली बात समझना, पहली बात ये है कि ये 5/7 है, आप बोलोगे यस सर। रेशो ये कितना है? 8/11 है। अब आप एक बात बताओ ध्यान से, मैं इनको का सिंप्लीफाइड करना चाहूं तो नीचे में बटे नहीं होना चाहिए, बटे वाला नंबर नहीं होना चाहिए, 7 और 11 नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना मैं इनमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जो 7 से कट जाए, आप बोलोगे यस सर। और जो किससे कट जाए? 11 से कट जाए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी इसमें, कितने से बेटा? सर 77 से मल्टीप्लाई की। अब आप बोलोगे ये 77 कहां से आया? बेटा जो ये 77 है इन दोनों नंबर का एलसीएम है। क्या है? एलसीएम ऑफ 7 एंड 11। तो ये इन दोनों नंबर का एलसीएम है। अब आप सोचो, अगर आप यहाँ पर 5/7 में 77 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/7 में 77 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा? 7 से ये 11 बार जाएगा, 11 पंजे 55, यस या नो? तो 55। ओके, इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे 8/11 में 8/11 में आप 77 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से ये 77 7 बार जाएगा, 7 इंटू 8 56। तो बेटा ये आपका क्या हो गया? ये आपका बेसिक हो गया। अब ये बेसिक तो है, ये बेसिक तो है, ये तो आपको सीखना ही था। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, बात ध्यान रखनी है एग्जाम के पर्पज से। एग्जाम के पर्पज से कैसे ध्यान रखनी है बात, कि आपको जो ये 5/7 है ना बेटा, और ये 8/11 है, अगर ये मात्र दो ही फ्रैक्शन थी, दो ही भिन्न थे, दो ही भिन्न थे, मात्र दो भिन्न थे, थोड़ा दूर लिख लूं मैं, थोड़ा बड़ा लिख लूं, 5/7 और अनुपात 8/11। अगर हम इनको थोड़ा दूर लिख लूं तो आप बेटा इस तरीके से करना कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करना जैसे मैंने एरो के निशान लगाए, यानी कि 11 की 5 में मल्टीप्लाई करना तो यहाँ क्या आएगा? 55। और 7 की 8 में मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा यहाँ पर? 56। तो आप देखो बेसिक भी से भी आंसर सेम आ रहा है और अप्रोच से भी सेम आ रहा है। तो एग्जाम में आप इस अप्रोच को याद रखना। क्या करना? एग्जाम में आप इस अप्रोच को याद रखना। अगर ये अप्रोच आपको याद है तो चीजें थोड़ा सा तो आसान होगी बेटा, ठीक है ना? थोड़ा सा तो आसान होगी। अब यहां पर अगर ये 3 नंबर है, कितने नंबर है? 3 नंबर है, मे बी क्वेश्चन में होगा 3 नंबर। हाँ बेटा, अगर ये 3 नंबर है तो 3 नंबर दो तरीके से आपको मिलेंगे। एक मिनट थोड़ा टेम्परेचर चेंज कर लो बेटा मैं। देखो ध्यान से, जैसे ये 3 नंबर है, अब मैं इनको पहले बेसिक से समझाना चाहता हूं बेटा।
देखो ध्यान से, अब मान लो आपके पास ये 3 नंबर इस तरीके से है कि आपके पास 1/a है, आपके पास कितना है बेटा 1/a है, 1/b है और 1/c है। तो आप मुझे बताओ, इसमें जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो नीचे वालों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ए बी और सी से, ए इंटू बी इंटू सी से। अब देखो, जब ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया आपका बी सी, क्योंकि ए से ए कट गया। अब बी से बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए सी। उसके बाद में क्या बचा सर, बचा ए बी, बचा ए बी। हाँ या ना, क्या बचा ए बी। तो इस बात को आप इस तरीके से याद रखना सर, अगर हमें इसका रेशो बनाना है तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों की गुणा कर लो, बी इंटू सी। यस या नो। अब हमें इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, इसका रेशो बताना है, तो बी को छोड़ दो, ए और सी की गुणा कर लो। हाँ या ना। अब इसका बताना है तो बेटा किसकी गुणा कर लो, इस सी को छोड़ दो, ए और बी की गुणा कर लो, तो रेशो ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो देखो क्या आया, बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी। क्या हुआ कि सर अगर ऊपर एक है, ध्यान रखना बेटा, यदि यदि अंश में मतलब न्यूमिनेटर में प्रत्येक में एक है, क्या बेटा, प्रत्येक रेशो में एक है, तो आप इस अप्रोच को लगा सकते हैं और आपका समय बच सकता है। क्या है बेटा, आप इस अप्रोच को लगा सकते हो और आपका समय बच सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन था, आपके सामने यही क्वेश्चन था कि इसको सरल करो। क्या करो बेटा, सरल करो। हाँ या ना। देखो, सरल करने के लिए मैं 2-3 तरीके बताऊंगा कि पेपर में कैसे करना है, पेपर में भी तो करना है ना आपको, पेपर में कैसे करना है और बेसिक कैसे करना है। बेसिक मैं आपको बता चुका हूं सर। अगर मैं यहां पर बात करूं 1/7, 1/11 और 1/13 की, इन रेशो को सिंप्लीफाइड करूंगा तो यहाँ पे 11 इंटू 13 आएगा एंड दैट इज 143। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 7 इंटू 13 आएगा, है ना। 11 को छोड़ दो, दैट इज 91। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 11 इंटू 7, दैट इज 77। तो ये आपका आंसर होया 143, 91 एंड 77। लेकिन एग्जाम में मेरे भाई आप ये बताओ, एक बच्चा तो एग्जाम में ऐसे कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसने कर दिया। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, उसने इजीली कर लिया। लेकिन एक बात समझो बेटा, एग्जाम में एक बात बताओ, आपके पास अगर 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, तो मैं क्यों इसको पूरा सॉल्व करूं। क्या मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, सिर्फ अगर मैं इन दोनों की ही बात करूं सर, ये 11:7 है, देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं, हाँ या ना। यानी कि अगर फर्स्ट 11 है तो सेकंड 7 है। तो पहली चीज तो अपने माइंड में ये सेट रखो कि सर सेकंड वाला छोटा है, सेकंड वाला छोटा है, बड़ा नहीं है। तो क्या यहाँ से 2 ऑप्शन तो बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के खत्म हो जाएंगे। यहाँ सेकंड वाला बड़ा है, रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यस या नो। ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 143 और 77, 143 और 91 बचा, अगर 11 से 143 को डिवाइड करूं 13 टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स। तो अब 7 से भी अगर मैं 91 को और 77 को डिवाइड करूं, जहां 13 टाइम्स गया वो आंसर है बेटा, वो आंसर है। तो 13 टाइम्स क्या इसमें जाएगा 7 से भाग देने के बाद, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो पेपर में खाली यही करना मैटर नहीं करता कि आपको ये सीख में आ गया तो आपने सोचा नहीं हम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए, या हम एग्जाम में क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको चीजों को, हर छोटी छोटी अप्रोच को सीखना होगा।
अगर ये छोटी-छोटी अप्रोच आप सीख जाओगे, तो ये बात कन्फर्म है बेटा, आप मैथ्स में स्कोर अपना ईज़िली कर लोगे। अब देखो बेटा यहाँ पर, ध्यान से बात समझना। अब यहाँ पर क्या करें सर, यहाँ पर ऊपर 1 नहीं है, ऊपर 1 नहीं है, तो देखो बेटा यहाँ पर 7/6 रेशो 4/5। अच्छा बेटा रेशो 9/11। यस या नो? तो आप खुद सोचो यहाँ पर, एक बात बताओ, अब हम करेंगे क्या? क्या बेसिक वाला तरीका एक बार अप्लाई करके देखें? क्या हम इनका एलसीएम लेते हैं? किसका एलसीएम लेते हैं बेटा? यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम ऑफ 6, 5 एंड 11। पहला तरीका, एलसीएम ले लिया। अब देखो बेटा ध्यान पे, इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो एलसीएम होगा इनका प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट मतलब 330 होगा। अब आप यहाँ पे 330 से ही गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 330 से गुणा करोगे 330 से। बेसिक तो यही था ना, बेसिक तो यही था ना बेटा, ठीक है। आपने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब 330 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना बेटा। आप ये बताओ यहाँ पर पहले वाले रेशो में अगर मैं 7/6 इंटू 330 करूं, तो क्या समझ में आ रहा है? 7 इंटू 55 आ रहा है। 7 इंटू 55, तो दैट इज 385। 385। अब मेरी बात समझना बेटा, डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। अगर मैं आपसे दूसरे वाले की बात करूं, तो आप बोलोगे सर 4/5, 4/5 इंटू 330, तो इससे डिवाइड करोगे 66 आएगा, 66 आएगा, और 66 आएगा तो 264 आ जाएगा, 264। टफ कैलकुलेशन है बट आपको करना है। इसके अलावा कुछ और तरीका भी बताऊंगा बेटा मैं, ठीक है ना, कुछ और तरीका भी बताऊंगा। अब देखो, अगर आपको तीसरे को करना है तो 9/11 इंटू 330, तो इससे 30 बार जाएगा, 11 से 30 बार जाएगा, और 30 गुणा 9 270। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये, ऑप्शन नंबर कितना है बेटा? बी। ऑप्शन नंबर बी। ये बेसिक था। ये क्या था? बेसिक था। हमने इन सब नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। इन सब नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बेटा, एक अप्रोच और सीख सकते थे। एक अप्रोच और सीख सकते थे। कैसी अप्रोच? उस अप्रोच को ध्यान रखना, उसको तभी अप्लाई करना है जब मैं जो सिचुएशन आपको बना रहा हूं उसमें। अगर उसके अलावा दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करोगे, आपको भले ही वो सिखाई गई हो, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा। आप चाहते हो अगर सेकंड स्टेप में ही आंसर आए, तो आप एक बात नोट करना बेटा। यहाँ पर इन 3 नंबर में कुछ भी कॉमन है? तो ये जो तीनों नंबर है ना, ये को प्राइम है। क्या है बेटा? को प्राइम, सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम सह अभाज्य संख्या। यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर। अगर ये सह अभाज्य संख्या है और आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आए, तो ध्यान से बात समझना। जिसका आप रेशो बता रहे हो उसका ऊपर वाला नंबर और बाकी के नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, बिना सोचे समझे। को प्राइम दिख रहे हैं तो देखो बेटा, क्या 7 गुणा 5 गुणा 11, क्या 385 आया? 385 आया। लेकिन अगर यहाँ ये को प्राइम नहीं होते, तो भाई एक स्टेप और लेना पड़ता। क्यों लेना पड़ता? क्योंकि एक नंबर कॉमन आ जाता। तो ये तरीका देखो, गुणा वाला कब करना है आपको समझ लो। गुणा वाला तो आप किसी भी स्थिति में कर दो, किसी भी स्थिति में कर दो, हो जाएगा। लेकिन अगर समय बचाना है और चाहते हो नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाए, तो एक बार नीचे नजर घुमा के देख लो क्या कुछ कॉमन है। अगर नहीं है ना, तो ये वाला तरीका अपना दो। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे बेटा? इसके बाद देखो, आप दूसरे वाले का रेशियो बता रहे हो, तो दूसरे वाले को तो बीच वाला, ऊपर वाला और बाकी के नीचे वाला। तो 6 चौक 24 और 24 और 11, तो बताओ सर
6 गुणा 4 गुणा 3, 6 चौक सॉरी 11, तो 264। 264 यानी कि जितनी देर में आप एक को निकाल रहे होंगे एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करके, उतनी देर में तीनों आ जाएंगे। भाई मल्टीप्लाई तो करनी है। देखो ध्यान से, अब आपको मान लो तीसरे वाला बताना है। कौन से वाला बेटा? तीसरे वाला। अच्छा बेटा तीसरे वाला किस कलर से लो? इससे ले लेते हैं। आपको तीसरे वाले को, तो तीसरे वाले का ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले, ये वाले। आप बोलोगे हाँ सर बाकी दोनों के नीचे वाले मल्टीप्लाई करो। 6 × 5 × 9 है ना, 6 × 5 × 9 इट्स मीन 270। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो बात समझ में आई होगी आपके। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं हम और इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। अब लेकिन अगर हमारे पास, देखो हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो ना तो ये तरीका अपनाना और ना ये तरीका अपनाना। ऑप्शन को एक बार एलिमिनेट कर लेना है, ठीक है? ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेना है। कैसे करोगे? देखो ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा ले लेता हूं। देखो समझ आ रही है ना बातें? एक एक बात नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस क्लास को बड़े प्यार से देखना, बड़े प्यार से देखना, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इन दोनों की रेशो की बात करूं तो 35 और 24 आएगा। हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो इसका मतलब अगर पहले रेशो 35 बना तो नंबर 35 से डिवाइड हुआ होगा, नंबर 35 से डिवाइड हुआ होगा। आप ये बताओ, क्या 42 35 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे नहीं सर। ये हो रहा है? आप बोलोगे नहीं सर। यस या नो? अच्छा ये तो आपको दिख ही रहा है सीधा सीधा सर, ये डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि 350 + 35 385। अब मुझे ये बताओ, क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप ये बताओ, 270 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? बस इतनी सी कहानी आपको बतानी है। अगर 270 डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही आंसर है, यही आंसर है। अगर हो रहा है तो भाई ये आंसर नहीं है। तो बताओ ध्यान से, क्या 270 हो रहा है? आप बोलोगे नहीं सर 270 भी नहीं हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 285। नहीं 270 तो हो रहा है बेटा, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 280 होता है। तो आंसर हो जाएगा 285। अब बताओ, क्या हमने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए बट हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया और जो पहले तरीके थे उनसे आसान तरीके से भी आ गया। हमें क्या बताना है? आपको भी पता है एग्जामिनर आपसे आंसर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आंसर पूछ रहा है। तो आपको चीजों को बड़े प्यार से समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें क्लियर हुई। इसका मतलब आपने क्या सीखा? सर हमने ये बात सीखा, रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशो को हम अनुपात की फॉर्म में लिखेंगे, रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशो को सिंपलेस्ट कैसे करेंगे ये बात आपने सीखी। यही चीजें सीखी अभी तक, बाकी कोई रेशो का रिलेशन तो नहीं सीखा, बस सिंप्लीफाई करना सीखा रेशो को। सिंप्लीफाई कैसे किया? नंबर की फॉर्म में थे, दशमलव की फॉर्म में थे, भिन्न के रूप में थे, तो उनको हमने क्या किया? सिंप्लीफाई करना सीखा। बस इतनी सी कहानी आपने सीखी। अब देखो बेटा ध्यान से, आपके सामने क्या दिया है? बोला है कि x/y 7/3 एंड क्या है बेटा? x - y और x+y का मान आप बताता। अच्छा इसके साथ साथ मुझे एक बात समझाना बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। हाँ बेटा, हम इसकी बात करेंगे पहले। पहले किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे। जब ये सीख जाएंगे तब जाके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, यदि ये आपको दिया है कि a/b बराबर 8/5 और आपसे तीन चीजें पूछ ली, एक ये पूछ लिया, एक ये पूछ लिया, एक ये पूछ लिया, तीन चीजें पूछ ली। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इन सब में वैल्यू पुट करेंगे क्या? a इजिकल टू 8, a इजिकल टू 8। समझना पहले मेरी बात, सोचना मत ज्यादा।
a इज इक्वल टू 8 और जी b इज इक्वल टू 5। तो आपका कहना ये है सर ये रेशो है, ये रेशो है, और आप इसको a को 8 बोल दे रहे हो और b को 5 बोल दे रहे हो। बेटा हाँ, मैं a को 8 और b को 5 सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे आप देखोगे इसमें प्रत्येक टर्म में पावर 1 है। ऊपर प्रत्येक टर्म में, टर्म कहां से डिवाइड होता है, जहां से प्लस और माइनस बनता है। a की पावर 1, b की पावर 1। यहाँ पे भी a की पावर 1, b की पावर 1, यानी कि जो कॉमन आएगा वो कट जाएगा। अब यहाँ पे जो भी कॉमन नंबर था वो कट जाता डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद। जैसे मैं दोनों तरीके से एक बार रख के दिखाता हूँ। मान लो हम उसमें रखेंगे बेटा, उसमें ये 8x होगा और ये 5x होगा। रख दो भाई। तो बेटा 5 इंटू 8x, आप बोलोगे यस सर, प्लस 3 इंटू 5x बटे 5 इंटू 8x, यस या नो। अच्छा, माइनस 3 इंटू 5x। आप एक बात बताओ, 8 पंजे 40x प्लस 15x बटे 40x माइनस 15x। हाँ या ना। तो 40x में से 15x घटाओगे तो 25x आएगा। सॉरी, 40x में 15x जोड़ोगे पहले तो 45x आएगा। सॉरी, 55x। और 40 में से 15 घटाओगे तो 25x आएगा। अब एक बात बताओ बेटा, ये 25 से तो x से तो x कट गया, x से तो x कट गया, और यहां पर जो आपका आंसर आया 5 से भाग दे दोगे तो 11/5 आया। 11/5 आया, 5 से भाग दिया। अगर मैं यहीं बेटा डायरेक्ट वैल्यू रख देता, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता, पुट कर देता कि a बराबर 8 एंड b इज इक्वल टू 5, तो आप देखो सेम वैल्यू आती। तो 5 गुणा 8, यस या नो। अच्छा, प्लस 5 गुणा 3 बटे 5 गुणा 8 माइनस 5 गुणा 3। 8 पंजे 40 प्लस कितना बेटा 15 बटे 40 माइनस 15। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपका 55/25, और 55/25 दैट इज 11/5। अब आप मेरी बात एक तरीके से समझो बेटा, इस तरीके से समझो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व किया। दो तरीके से सोल्व किया। एक तरीका क्या, हमने a की वैल्यू रेशो में ही मानी 8x, क्योंकि x कॉमन लेके कटा होगा मान लो, और 5x रखा तो भी 11/5 आया, और रखा तो भी 11/5 आया। इसका मतलब यहां से ये बात प्रूव हो रही है सर, अगर प्रत्येक टर्म में कोफिशिएंट की पावर सेम है तो वो कोफिशिएंट लास्ट में आके कट ही जाना है। प्रत्येक टर्म में कोफिशिएंट की पावर सेम है तो वो लास्ट में आके कट ही जाना है। लेकिन अगर प्रत्येक टर्म में कोफिशिएंट की पावर सेम नहीं है तो वो कोफिशिएंट बचना है, और उस कोफिशिएंट के बिना आंसर भी नहीं बता सकते। तो अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट की पावर सेम है, आप बोलोगे यस सर कोफिशिएंट की पावर सेम है। यहाँ दो, ए की 1 और बी की 1, तो टोटल मिला के 2। यहाँ ए की पावर 2 और बी की पावर 2, 2। तो ऊपर भी सब में 2, नीचे भी सब में 2। क्या कोफिशिएंट की पावर सब में सेम है, तो आप बोलोगे हाँ सर सब में सेम है। सब में क्या है बेटा, सेम है। लेकिन क्या यहाँ भी सेम है, आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 3 है। यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। अच्छा, यानी कि इसका मान नहीं निकाला जा सकता, तो ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा बेटा। रेशो का अगर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा से नहीं आ रहा है, तो ये आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो आप इसको बोल देना कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि निश्चित नहीं किया जा सकता। जब तक रेशो एक्चुअल नंबर्स क्या है वो नहीं बताओगे आप, निश्चित नहीं किया जाएगा।
रेशो के मान बार बार बदल रहे होंगे, नंबर्स बदलने के साथ साथ में यहाँ पे रिजल्ट आपके बदल रहे होंगे, और इन दोनों में नंबर्स बदलने के साथ में रिजल्ट नहीं बदलेंगे। तो अब समझ में क्या आ रहा है बेटा, अगर हमें कहीं भी ऐसी फॉर्मेशन से नंबर्स दिए हुए हैं, रिलेशन दिया हुआ है और हमसे कुछ इस तरीके से पूछ रहा है, तो पहली बात तो अगर चैप्टर रेशो है और क्वेश्चन आया है तो प्रत्येक टर्म की पावर सेम होगी। अगर नहीं भी हुई तो आप उसका आंसर बता देना, कैन नॉट बी डिटरमाइन। वैल्यू डायरेक्ट रख देना। देखो आपने फर्स्ट में तो रख दी, अब हम सेकंड में रख देते हैं। इसमें देखो 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 इंटू ए बी। ए बी का मतलब कितना बेटा, 8 गुणा 5 40 बटे 2a स्क्वायर 2 इंटू 64 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 25। तो देखो बेटा 128 ऊपर आया, 120 ये आया, 40 गुणा 30 ये 128 आया और ये है 25। तो यहां पर आपका 248 था और यहां पर आपका 103 था। कितना, 103। अब ये यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे यही आंसर है, ये सेकंड वाले का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आप वैल्यू कैसे पुट करोगे, एक रेशो आपको दिया है, नया रेशो या नया रिलेशन को रेशो में कैसे बता रहे होंगे, आप कर सकते हो। लेकिन कहाँ नहीं कर पाओगे, इस बात को भी जानना जरूरी है। सर जहां आपके वेरिएबल की पावर प्रत्येक टर्म में सेम नहीं है, ऊपर जितने टर्म में पावर है, प्रत्येक टर्म में 2 पावर है, 2 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है, 3 है, तो ये सेम नहीं है, तो इसका मान क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं किया जा सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे हाँ सर, निश्चित नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। देखो ध्यान से बेटा, अब हम चलते हैं वापस वहीं जहां पे थे। जैसे देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x रेशो वाई 7:3 है। आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई और x प्लस वाई बताओ। तो आप मुझे बताओ x माइनस वाई यानी कि 7-3, अच्छा x प्लस वाई यानी कि 7+3। तो ऊपर तो 4 आया और नीचे आया 10। अब देखो 2 से उसको भी भाग दे सकते हो और 2 से नीचे वाले को भी भाग दे सकते हो। तो 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 आएगा, 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2:5। कितना है बेटा, 2:5। ये ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो बेटा, क्या हम यहां भी कर सकते हैं, हाँ सर यहां भी कर सकते हैं। कैसे सर, हम सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे किसकी, a अपॉन बी। ए का मान 2, बी का मान 4, तो 2/4। क्या बेटा, 2/4 रेशो बी अपॉन सी। बी का मान 4, सी का मान 4, तो 4/6। यस या नो। अच्छा सी अपॉन डी, आप बोलो सी अपॉन ए। सी का मान 6 और ए का मान कितना बेटा, 2। अब आप देख रहे हो ऊपर नीचे सब में 2-2 कॉमन है, इसको एक बार और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको एक बार और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप बोलोगे हाँ सर किया जा सकता है, कैसे, 2-2 से भाग दे दो, तो ये 1/2। आप बोलोगे यस सर, ये 1/3 सॉरी 2/3। आप बोलोगे यस सर, क्या ये आपका 3/1 होगा। आप बोलोगे यस सर। ठीक है, तो आपके पास 2-3 तरीके हैं यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बताने के। पहला तरीका, आप इसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा तरीका, नीचे वाले नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तीसरा तरीका, सर हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्या करते, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखो आया ना, वही चीज सीखने में थी, वही चीज आगे चल के काम आ गई। अब देखो मान लो अगर हम पहले तरीके से करें, मल्टीप्लाई करें, अच्छा मल्टीप्लाई करें इसमें, तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे 6 से मल्टीप्लाई होगी।
किससे मल्टीप्लाई होगी? 6 से। तो बताओ 1/2 इंटू 6 यानी कि 1/2 गुणा 6 करेंगे हम तो क्या 3 आएगा? आप बोलोगे यस सर 3 आया। कितना आया बेटा? आप बोलोगे 3 आया रेशो। अगर हम यहां पर इस 1/2 के स्थान पर 2/3 इंटू 6 करेंगे तो 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। यस आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा यहां पर 3/1 इंटू 3 करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 18। ये आ जाएगा कितना? 18। यस या नो? डन है बात है। 6 क्या था? 6 था बेटा। ये जो 6 था ना ये क्या था? ये एलसीएम था किसका? 2, 3 और 1। मैथमेटिक्स बहुत आसान है मेरे भाई, मैथमेटिक्स बहुत आसान है। शर्त ये है आपने किसी सीक्वेंस से पढ़ा हो। सीक्वेंस मतलब ये कि यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ना कि मैं ये बताना चाहता हूँ मैं कितना बड़ा कलाकार हूँ। और होता ये है कि कलाकारपना ज्यादा दिखाया जाता है सिखाने के बजाय, है ना? बोला मैं अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। तो अब देखो यहां से आप इसको इस तरीके से कर सकते थे कि 1/2 सर 2/3 और जी 3/1 आया। आपने देखा प्रत्येक नंबर में नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 2, 3, 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब अगर हमें इसका रेशियो बताना है तो इसका ऊपर वाला नंबर बाकी के नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या आएगा? 1 × 3 × 1 तो 3 ही आएगा। यस या नो? अब देखो इसी प्रकार से आप दूसरे का बताना है तो बेटा दूसरे का ऊपर वाला लो और बाकी दोनों के नीचे वाले ले लो। बाकी दोनों के नीचे वाले ले लो। 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 1 4। तो यहाँ पे भी क्या है? 4 आया। अब तीसरे वाले में क्या होगा बेटा? 2 × 3 × 3 6 3 18। तो ये सीधा सीधा आंसर आया 3 4 और 18। 3 4 और 18। यस या नो? क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है। बात बिल्कुल सही है। अब सोचो यहां से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो अगर इन दोनों को आप चेक करोगे, इन दोनों को आप चेक करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो बेटा ये 3/4 आएंगे। कितना आएंगे? 3/4। अब देखो यहाँ तो 3/4 नहीं है, आप बोलोगे नहीं। यहाँ पे है, आप बोलोगे नहीं। क्लियर है बात? 3/4। अच्छा खुद सोचो दूसरे वाला नंबर 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल। भाई इधर तो 3 बैठा है, ये तो होगा ही होगा। 3 का मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल ये 10 नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस डन है बात है। चलो बेटा उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होगी। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होगी। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इसका आंसर हम सीधा सीधा वैल्यू रख के बता देंगे। आप बोलोगे हाँ सर। एक्स का मान कितना रखेंगे? आप बोलोगे सर 3 रखेंगे। अच्छा वाई का मान कितना रखेंगे? आप बोलोगे सर 4 रखेंगे। कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। तो आंसर कैसे बताओगे? सर 7x तो 7 × 3 -4y तो 4 × 4 बटे बटे 3x 3x तो आप बोलोगे 3 × 3 + 2y 2 × 4 तो ऊपर 21 आया। यस या नो? 21 - 16 बटे नीचे क्या है? 9 + 8 तो ऊपर 5 बचेगा और नीचे कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो यानी कि 5/17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/17 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपके समझ में आ रही है, दिमाग में प्रॉपर सेट हो रही है। तो भाई विश्वास रखो
आपको मैथमेटिक्स सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स के किसी चैप्टर को समझना है या मैथमेटिक्स को समझना है। अब होता क्या है, आप मान लो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी देख रहे हो और मैथमेटिक्स एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है, और आप उसमें से मान लो आपने पहले 10 मिनट की मूवी नहीं देखी और आप 10 मिनट के बाद आए, आपने 20 मिनट मूवी देखी और उसके फिर आधा घंटा मूवी नहीं देखी और फिर आपने एंड तक मूवी देखी, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो मूवी आपके लिए देखना और ना देखना बराबर होगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने आज पढ़ाई स्टार्ट की और कल नहीं की, परसों फिर की और एक दिन बाद नहीं की, तो इसी तरीके से वो पढ़ना भी आपके लिए ना पढ़ने के बराबर हो जाएगा। वो पढ़ना भी आपके लिए ना पढ़ने के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा, बड़े ध्यान से एक बात और सोचो, अब एक सस्पेंस और सीखो। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और मेंस का भी क्वेश्चन है, शायद मेंस का है, कंफर्म तो नहीं हूं क्योंकि डेट याद नहीं है। मेंस का भी है। इससे पहले एक बात, एक चीजों को समझो, छोटी सी चीजों को समझो, छोटी छोटी चीजों को। एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो मैं आपसे यहां से बोलूं कि ये ए और बी, ये ए प्लस बी है, यस या नो, ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी, यस या नो, और ये एक्स रेशो वाई के बराबर है। आपने बोला हाँ सर, एक्स रेशो वाई के बराबर है। आप सभी जानते हैं सीएनडी रूल क्या होता है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। सीएनडी रूल क्या होता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, सीएनडी रूल 3 प्रकार के होते हैं, जहां से हम उन 3 प्रकार में से एक प्रकार के सीएनडी रूल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? यहाँ पे जो नोमिनेटर में वैल्यू बैठी है, ये ऊपर जाके जुड़ जाएगी एक बार, और एक बार ये नीचे घट जाएगी। तो हम ऐसा अगर करेंगे अप्लाई, तो आप देखोगे सर ये आएगा ए प्लस बी, अच्छा जुड़ेगी तो प्लस ए माइनस बी। इसी प्रकार से अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को यहाँ नीचे घटा दो, ए प्लस बी घटाओगे तो माइनस का ए और प्लस का बी। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो एक्स माइनस वाई और अपॉन, सॉरी, एक्स प्लस वाई और अपॉन एक्स माइनस वाई। आप देखोगे ये बी से बी कट गया, यहाँ पर यहाँ ए से ए कट गया, तो क्या आया बेटा ऊपर? ऊपर आया 2a अपॉन 2b। और यहां से हम बोल सकते हैं 2 से 2b कट गया, तो क्या आया? आप बोलोगे a अपॉन बी आया। और a अपॉन बी किसके बराबर है? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यस या नो? क्या बात समझ में आई? अच्छा, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। जैसे मान लो आपके पास दो संख्याएं हैं, या दो संख्याओं का, अभी मैं संख्याओं की बात नहीं कर रहा, अभी मैं अनुपात की बात कर रहा हूँ। दो संख्याओं का अनुपात का योग आपके पास है। जैसे मान लो आपको दिया है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इनका अनुपात दिया है 13:4। ठीक है बेटा, और आपसे किसी ने पूछ लिया, आपसे किसी ने पूछ लिया कि a अनुपात b बता दो। a अनुपात b, देखो बेटा, a क्या है? x और y का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, यानी कि 13 और 4 17, 13 प्लस 4 17, ये तो a है। और 13 माइनस 4 9, ये b है। देख लो बेटा, x माइनस वाई, रेशो में हम ऐसा कर सकते हैं, रेशो में हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है बातें? जैसे अब देखो, इसी चीज का यूज करूंगा मैं अपने क्वेश्चन में, पेपर में आए हुए क्वेश्चन में। क्या तरीका है, इधर देखो, ध्यान से देखो। मैंने बोला आपसे, आपको दिया है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो संख्याओं का योग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दो संख्याओं का अंतर, योग है 185, अंतर है 158। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए क्यूब क्या है और बी क्यूब क्या है, ये क्या आप बता सकते हैं?
आपने बोला सर दोनों को जोड़ लो तो ए क्यूब बड़े वाला नंबर आएगा 185 प्लस 158 और दोनों का डिफरेंस ले लो 185 माइनस 158 तो छोटे वाला नंबर आएगा। अब इनको जोड़ोगे तो ये 3, 8 5 13 और एक 14। यस या नो? अच्छा 2 और एक 3, 343। नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे आएगा 27। यस या नो? कितना आया? 27। अब बताओ दोनों साइड अगर मैं क्यूब कर दूं, देखो ए का क्यूब, ये नंबर किसी नंबर का क्यूब होना चाहिए। आप मुझे बताओ 343 क्या 7 का क्यूब होता है? और 27 3 का क्यूब होता है। तो अब आप यहां से कंपैरिजन करके देखो, इन दोनों की कंपैरिजन करके देखो। यहाँ ए का क्यूब है, नीचे बी का क्यूब है, वहां 7 का क्यूब है और 3 का क्यूब है। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि सर यहां से ए रेशो बी जो है वो 7:3 है। 7:3 है बेटा। अब बताओ अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करने बैठ गए ना कि ए की पावर 3 माइनस सॉरी प्लस बी की पावर 3 अपॉन ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो 185 और बटे 158। तो बताओ कहाँ क्वेश्चन सोल्व करना पॉसिबल है? आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भाई समय लगेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं होगा, पर समय लगेगा और आपके लिए तो समय ही कीमती है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में चाहते हैं मैथमेटिक्स में तो कैलकुलेशन कम हो और एक वो क्वेश्चन पेपर जो है वो इजीली और बहुत आसान तरीके से सोल्व हो जाए। क्लियर है बातें? यस। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसी पैटर्न पे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक। देखो ध्यान से, देखो ये क्या दिया है आपको? दिया है कि 3a² माइनस 14b² बटे a² प्लस b² इक्वल टू 2/1। कितना? 2/1। ये 2 बार रिपीट हो रखा है, मतलब एक बार ही है, 2/1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3a² माइनस के 14b² और इक्वल टू, इधर से पहले तो मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई की, अब ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऊपर जाएंगे तो 2a² प्लस 2b²। अब देखो ध्यान से, अगर a² को मैं इधर ले आऊंगा तो 3a² में से a² घट जाएगा, माइनस का a² हो जाएगा 2a², और इस b² वाले टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 2b² है ही, तो ये 14 भी ऐड हो जाएगा, 14b²। तो आप बताओ यहां से ध्यान से बात समझना, क्या ये a² बराबर 16b² होगा? आप बोलोगे हाँ सर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले दूं, दोनों साइड वर्गमूल ले दूं, तो बेटा a बराबर 4b हो जाएगा और यहां से a अपॉन b का जो मान आएगा, ये b नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा 4/1। कितना बेटा? 4/1। यानी कि रेशो में अगर मैं बोलूं तो 4:1 आएगा। कितना आएगा? 4:1। और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप रेशो का एक छोटा सा बेसिक पार्ट आप सीखे होंगे, और ये बेसिक पार्ट मैंने आपको अभी बस आज 1 घंटे की क्लास ली, कल से जो मेरी क्लास होगी वो 1.5 घंटे की होगी, ताकि हम जो 60 डेज का चैलेंज है उस चैलेंज में हम कंप्लीट अपना कोर्स कर पाएं और एक एक बात आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो कराई जाएगी। हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई भी टाइप क्वेश्चन का छोड़ा नहीं जाएगा। बस आपका काम इतना है, क्लास को लाइक करना, अब क्लास के बाद देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करना और क्लास को शेयर करना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि वहां पर आपको ये पीडीएफ का सॉल्यूशन मिल जाएगा और वहां पर आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।